गवर्नमेंट की। तो ये आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। विकास की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बेहद महत्वपूर्ण काम हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी की दिशा में जो कदम हैं, जो प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। वाटरवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, इस दिशा में अकल्पनीय कार्य किए गए हैं। चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए या फिर आधुनिक कोचेस की बात की जाए, नए रेल मार्ग की बात की जाए, नई क्रांति का अनुभव कराते हैं ये तमाम प्रयास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए हैं। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है। इन 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी कार्रवाई जारी है। ईडी की ये छापेमारी 2 अलग अलग मामलों में हो रही है, जिसमें एक पहला मामला जो है वो फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं दूसरा एक मामला है जो कि जमीन घोटाले का है। ये 2 मामले जिसमें ईडी ये कार्रवाई कर रही है। इसमें पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया था। और इसके बाद हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2016 में हरक सिंह रावत सहित कुल 10 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के खिलाफ बगावत की थी और भाजपा में चले गए थे। तो ये बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, हरक सिंह रावत के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ भी ये कार्रवाई हो रही है और कई अलग अलग ठिकानों पर ईडी का ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। हमारे सहयोगी संवाददाता अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जो हरक सिंह रावत का जो डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास है सहाना, वहां पर लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई ईडी लगातार कर रही है। बाहर जो है सुरक्षा के इंतजाम और तमाम जो मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर जो है लगा हुआ है। आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हरक सिंह रावत पर तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जो जमीन घोटाले के जो पूर्व में जो आरोप हैं लगते आए हैं और इन आरोपों की जांच जो है अगस्त 2023 में विजिलेंस ने की थी और विजिलेंस को वहां भी जो है उनका जो कॉलेज है सहसपुर में, वहां पर जो है सरकारी जनरेटर मिला था जिसको जो है बरामद उस समय किया गया था और उस जनरेटर को रिकवर किया गया था। इसके साथ ही जो पेट्रोल पंप, कॉलेज और जो अन्य जमीन मामलों भी उनसे जो है विजिलेंस की लगातार पूछताछ जारी थी। और यही नहीं, जो उत्तराखंड कॉर्पोरेट है वहां पर जो सामान की खरीद फरोख्त के तमाम जो मामले थे वहां भी तमाम गड़बड़ियां थी, तो जिसकी जांच जो है विजिलेंस कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो पुरानी जांचें हरक सिंह रावत को लेकर चल रही थी, ईडी उन्हीं जांचों को आधार बनाकर ये एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। और अब देखना होगा, क्योंकि हरक सिंह रावत की मुश्किलें जो है लगातार अगस्त 2023 से शुरू हो गई थी, जब विजिलेंस की कार्रवाई लगातार उनके कॉलेज में, उनके पेट्रोल पंपों में और तमाम जो उनके अन्य संस्थान है, होटल्स हो गए, वहां पर जो कार्रवाई थी वो जारी थी और उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी। और उसके बाद जो है ईडी ने आज जिस तरह से छापामार कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत मुश्किलों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, देखिए 2 मामले हैं, 2 घोटाले के मामले, एक जमीन का है और एक वन का है। वन वाले जो बात है वो है 163 पेड़ों की कटाई का उनको कहा गया था, लेकिन उन्होंने 6,903 पेड़ों की कटाई कर दी। एक तरह से कहीं ना कहीं देखिए घोटाले की तो बात है ही है, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जो संवेदनहीनता है उसकी भी बात है। जी बिल्कुल शाहला, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। और इसमें जो ये अवैध पातन का मामला, जो अवैध पेड़ों का कटान का मामला है, इसमें जो डीएफओ है, डीएफओ पर पहले ही कार्रवाई जो है हो चुकी है इस पूरे मामले में। और डीएफओ जो किशन चंद थे वो इस मामले में जो है सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की जो अनियमितताएं थी, वो जब वन मंत्री थे, वन मंत्री रहते हुए
उनमें तमाम तरह के आरोप लगे। एक ही जगह पर डीएफओ के जो है तबादले को लेकर उन्होंने 3 से 4 बार जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री को फाइल भेजी। इस तरह की जो चर्चाएं थी वो भी शासन स्तर पर थी। तो कहीं ना कहीं अपने विभागीय मंत्री रहते हुए, अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो तमाम तरह के जो आरोप हैं, चाहे उस समय जो विपक्ष है उसने लगाए हो, अब वो उस समय का विपक्ष जो है अभी भी विपक्ष में है। अब जिस दल कांग्रेस में वो चले गए, हालांकि कांग्रेस के नेता उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पद पर रहते हुए, कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के आरोप उन पर लगे हैं। जमीन घोटाले के आरोप हैं, जो पेड़ों से कटान का जो कॉर्बेट में सामान की खरीद फरोख्त का मामला है उसमें भी जो है तमाम तरह के आरोप उन पर लगे हैं कि उस खरीद फरोख्त में जो है सामान के खरीद फरोख्त में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई है, उसकी भी विजिलेंस जांच कर रही है। इसके साथ ही जो पेड़ों के कटान का मामला है उस पर डीएफओ पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो ईडी जिस तरह से हरक सिंह रावत तक पहुंच गई है, तो बहुत बेहद कम समय में अगर देखा जाए तो जो उनका जो राजनीतिक जो तमाम तरह का वो रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हैं, जब क्योंकि वो दोनों ही सरकारों में लगभग रहे हैं, बीजेपी में भी पूर्व मंत्री वो रहे, वन मंत्री, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो बार बार सवाल होते थे कि वो तेजी से जो है उन्होंने आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पावर का जो अपने रसूख का इस्तेमाल किया, अपने रसूख का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और तमाम तरह की बातें ये नई नहीं है, लगातार विजिलेंस जांच कर रही है, पूर्व में भी जांचें उठती आ रही है, और जो ईडी ने लगता है कि उसी जांच को आधार बनाकर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो तमाम मामले लगे हैं, जो तमाम तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं, सरकारी जनरेटर को अपने कॉलेज में स्थापित कर दिया था, बाद में उसकी रिकवरी की गई। तो ये कोई पहला मामला नहीं। हरक सिंह रावत राज्य गठन से लगातार विवादों में रहे आए हैं और विवादों से उनका चोरी दामन का साथ रहा है, और अब तमाम तरह के जो मामले खुलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत की मुश्किलें आसान नहीं है। बिल्कुल, मुश्किलें उस किसी की भी आसान नहीं है जिसने भ्रष्टाचार किया है किसी भी तरह से, क्योंकि सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति हमने अपनाई है। फिलहाल आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे जो भी अपडेट होंगे आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। और न्यूज़ 10 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीटी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आपको बता दें संसद के बजट सत्र के छठे दिन आज भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे और इसके साथ ही अहम पत्रावलियां भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। बात लोकसभा की जाए तो आज जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनुदान मांगों को चर्चा और पारित कराया जाएगा। बजट सत्र में आज छठे दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा उच्च सदन में अंतरिम केंद्रीय बजट पर चर्चा प्रस्तावित है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा प्रस्तावित है। संसद के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब संसद की कार्यवाही शनिवार यानी 10 फरवरी तक चलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने बताया है कि संसद के वर्तमान बजट सत्र की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना को लेकर श्वेत पत्र संसद में पेश करने की योजना बना रही है। विदेशी मामलों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में आतंकवाद की समस्या बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रायोजित है। साथ ही साथ ये भी कहा कि आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई की ओर से सुरक्षित पनाहगाह दी जाती है। पीपी चौधरी के नेतृत्व वाली समिति ने सोमवार को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद के मुकाबले पर अपनी 28वीं रिपोर्ट पेश की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये राय दी कि पड़ोसी देशों में सभी आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर ही देश में आतंकवादी हमलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। समिति ने कहा कि भारत को कट्टरपंथ और चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर उपाय विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। समिति ने सरकार से आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं की सूची पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था का गैर राजनीतिकरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करने का आह्वान किया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीआर बालू द्वारा संसद के पटल पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ की गई अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद टीआर बालू ने बार बार और जानबूझकर एल मुरुगन का अपमान किया। अपनी पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक मंत्री और सदन के सम्मानित सदस्य को अनफिट कहना देश की संपूर्ण अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति अनादर दिखाने की बालू की मानसिकता को उजागर करता है। उनके बयान न केवल खराब हैं बल्कि लोकतंत्र और संसद के प्रति घोर अनादर भी हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति और वर्ग के नाम पर समाज को बांटने और नफरत पैदा करने वाले लोगों और विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने देखा है कि कैसे तथाकथित इंडी गठबंधन या फिर घमंडिया गठबंधन के सदस्य और सांसद एकता और समावेशिता के सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए नफरत भरे भाषणों, फर्जी आख्यानों और विभाजनकारी एजेंडे के माध्यम से देश और समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे लिखा कि ऐसा लगता है कि नफरत फैलाना और हमारे खूबसूरत देश को विभाजित करना ही घमंडिया गठबंधन का एकमात्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। एल मुरुगन एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो विनम्रतापूर्वक ईमानदारी और लगन के साथ अपनी पूरी क्षमता से देश की सेवा कर रहे हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र निर्माण और समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के प्रति उनके योगदान को मान्यता और सराहना मिली है। हम टीआर बालू के अनुचित बयान और व्यवहार की निंदा करते हैं और उनसे संसद के एक सम्मानित सदस्य और देश के एससी समुदाय का अपमान करने के लिए तत्काल और बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में पेश किया। सदन में विधेयक के पेश होने के बाद
प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री सहित पूरी प्रदेश सरकार का आभार जताया। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। आपको बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहुविवाह पर रोक लगेगी, तो वहीं कानून बनने के बाद सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीटी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में आयोजित शताब्दी समारोह में लोगों और कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय नारियों के सामर्थ्य का प्रदर्शन विश्व के लिए मिसाल बना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करना समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि भारत को यहाँ के शिक्षकों पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्योग जगत को शिक्षा, खासकर महिला संस्थान में CSR फंड के अंतर्गत सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का समय आशा और विश्वास का है और देश जल्दी ही जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। दुनिया की संस्थाएं कहती हैं इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, इकोनॉमिक हब, अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और ये सब वर्ल्ड बैंक मान रहा है, IMF मान रहा है। हमारी जो ग्रोथ है आज के दिन, उतनी ग्रोथ कभी नहीं है। दुनिया के अंदर वी हैव अनराइवल्ड ग्रोथ इन इकोनॉमी, द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। 23 अगस्त चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून। सितंबर वी हैड विमेन रिजर्वेशन। रिपब्लिक डे वाज ग्रेट। दुनिया को हमने इंटरनेशनल योगा डे दिया, हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के अंदर है। एंड इमेजिन टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टैप्ड सोलर पावर। कभी कल्पना नहीं की थी कि हर घर में बिजली होगी, हर गांव में सड़क होगी, हर गांव में इंटरनेट होगा। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मैकेनिज्म जहां पर अचीवमेंट्स बहुत हाई स्केल के हैं। 10 करोड़ से ज्यादा घरों को फ्री गैस कनेक्शन देना छोटी बात नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों की तो पॉपुलेशन ही नहीं है। और बात करें ज्ञानवापी मामले की, तो ज्ञानवापी मामले में आज भी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने के जिला जज के आदेश के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की संशोधन अर्जी स्वीकार कर ली है और मंगलवार सुनवाई होने के बाद आज फिर इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। असल में मस्जिद पक्ष की ये भी दलील थी
कि जिला जज ने अपने 31 जनवरी के आदेश में जिला अधिकारी को 7 दिन के भीतर व्यवस्था करने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी ने उसी रात पूजा शुरू करवा दी। प्रवर्तन निदेशालय के बार बार भेजे जा रहे समन अनदेखा करने के खिलाफ ईडी आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद शनिवार को जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद भारत के दौरे पर हैं। हसन महमूद की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। डॉक्टर हसन महमूद आज राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग समेत तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपने भारत प्रवास के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री कई और बैठकों में भी शामिल होंगे। और गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज राजधानी नई दिल्ली में मार्क फिलिप्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। बाद में आज शाम को मार्क फिलिप्स का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स की ये यात्रा भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की है। विमान के जरिए ईरान पहुंचने वाले भारतीय 15 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। ईरानी दूतावास ने बयान में कहा है कि सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा। केवल पर्यटन के उद्देश्य से जाने वाले लोगों के लिए ये सुविधा होगी। जो लोग 6 महीने की समय अवधि के भीतर एक से अधिक बार ईरान जाना चाहते हैं, उन्हें वीजा लेना जरूरी होगा। ईरान अब थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने हाल ही में भारतीय आगंतुकों के लिए वीजा की जरूरत खत्म कर दी है। और ओडिशा के जशपुर पुलिस स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 120 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग संबलपुर क्षेत्र से गांजा खरीदकर कोलकाता बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। भारत में निम्न कार्बन ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी एनजी इंडिया एनर्जी वीक में डीकार्बनाइजेशन और हरित ऊर्जा पहल पर काम कर रहा है। हाल ही में एनजी ने गुजरात में 400 मेगावाट की सौर परियोजना हासिल की। फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी की भारतीय शाखा एनजी इंडिया भारत में विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रही है। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने एनजी के सीईओ और कंट्री मैनेजर इंडिया अमित जैन से बात की है। इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत खासा तवज्जो दिया जा रहा है और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए अमित जैन है, जो कि सीईओ है एनजी इंडिया के। सर, फ्रांस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा आप लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। खास तौर से हम देख पा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत भी बहुत इस पर काम कर रहा है। थोड़ा बताइए कि आपको कैसे लग रहा है जब एक इतनी बड़ी कंपनी भारत में, आप देख रहे हैं कि बड़ा बदलाव 10 साल में। हमको इंडिया में अबाउट 20 साल हो गए। फर्स्ट हमने LNG टर्मिनल से शुरू किया था इंडिया में, उसके बाद 10 साल से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कर रहे हैं। हम लोग का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जर्नी है वो शुरू हुआ 5 मेगावाट 10 मेगावाट कैपेसिटी से। आज के दिन हम 400-500 मेगावाट कैपेसिटी लगा रहे हैं। एंड आइडिया है कि भाई हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ा के अबाउट 1 गीगावाट प्रति वर्ष अपने उसको बढ़ाएं एंड उसका कैपेसिटी इंक्रीज़ करें।
आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन पे ग्लोबली बहुत काम कर रहे हैं, क्या भारत में हम देख पाएंगे एनजी का दबदबा? क्या आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में इसको लेके आएंगे इस टेक्नोलॉजी को? सो ग्रीन हाइड्रोजन एनजी रिन्यूएबल में ज़्यादा फोकस्ड है और आइडिया है कि कस्टमर्स को ग्रीन सोल्यूशन प्रोवाइड करें। सो उसमें एक ग्रीन हाइड्रोजन एक सोल्यूशन है उनके डिकार्बनाइजेशन जर्नी में। सो उस तरह से डेफिनेटली ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग के पोर्टफोलियो में है, बट इंडिया में अभी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक मार्केट मैच्योर होगा और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ लेने लगेंगे। आजकल ब्लू हाइड्रोजन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ग्रेजुअली उसको ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए दाम कम होना पड़ेगा, राइट। उसका जैसे जब रिन्यूएबल आया था बहुत महंगा था, राइट। अभी रिन्यूएबल बहुत सस्ता हो गया है, इसलिए सब लोग आज रिन्यूएबल की तरफ दौड़ रहे हैं। कोल वगैरह ठीक है, उसके दाम उसी कगार पे आ गया है। क्या हम आपसे देख पाएंगे कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए जो दाम कम करके लेके आने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट टेक्नोलॉजी हम क्या है, हम एग्रीगेटर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। सो वी आर टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक ऐसे। सो हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जो अवेलेबल है, बट उस टेक्नोलॉजी को आरी पावर के साथ और अपने जो ट्रेडिंग आर्म के साथ जो अपना है उसको बंडल करके कस्टमर को एक सोल्यूशन देना, वो हमारी खासियत है। सो उस तरह से हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल पावर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, उसको सबको एक बंडल करके कस्टमर को एक सोल्यूशन दें, वो हमारा टारगेट है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात में एमओयू भी साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, थोड़ा बताइए कि वो कैसा रहा और किस तरीके से आप लोग आगे लेके जा रहे हैं? सो गुजरात में हम 5 साल से हैं। हम लोग ने विंड प्रोजेक्ट किया, फिर सोलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी धीरे आइडिया है कि इसको 2-2.5 गीगावाट के करीब हम इसको स्केल अप करें 2030 तक, राइट। एंड द आइडिया इज़ कि भाई इसको धीरे धीरे अपने बढ़ाएं। गुजरात गवर्नमेंट से हम और अपना हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सहायता है, पॉलिसीज़ फेवरेबल हैं, तो उसी चक्कर में हमने ये एमओयू किया गवर्नमेंट के साथ कि हम इसी पे अपना बिजनेस बढ़ाएं उस स्टेट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तो ये अमित जैन बता रहे थे कि भारत एक तरह से तैयार है और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है, और हो भी क्यों ना 2070 तक भारत को नेट न्यूट्रल में बदलना है। प्रधानमंत्री का ये एक विजन है और उसके चलते पूरा देश उनके साथ है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में पहली बार DBT हैंडबुक और ब्रिक RCB PhD बायोसाइंसेस कार्यक्रम शुरू किया है। विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश S गोखले ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए शोध और अनुसंधान के अपार अवसर हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर राजेश S गोखले से। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजधानी नई दिल्ली में DBT हैंडबुक और ब्रिक PhD कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभाग के सचिव राजेश गोखले। ये जो आपने जो इनिशिएट लिया है, मंत्री भी इसमें आए, इसका क्या मुख्य मकसद है? ये बायो डिज़ाइन एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जहाँ पे मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स और जो इनोवेटर्स हैं उनको किस तरह से कंबाइन करके इनोवेशन, मेडटेक इनोवेशंस किया जाए। और ये मेडटेक इनोवेशंस इतनी सारी ज़रूरत है हमारे देश में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जहाँ के हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं और जो निर्यात करने से हमारी चीज़ें का लॉस होता है, तो ये हम अपने इनोवेशंस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कैसे कर सकते हैं। और ये हमारा 2008 से प्रोग्राम चल रहा है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, पहले जो इनिशिएट हुआ था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IIT के साथ हुआ था। जो PhD कार्यक्रम है सर, ये क्या है और इसकी डिज़ाइन किस तरह है और इसका क्या भविष्य में स्वरूप देखेंगे? जो PhD आज तक, जैसे अभी तक PhD प्रोग्राम जो होते हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल की थीसिस एक्टिविटी होती है। अब इससे क्या हो गया कि इस तरह से हमारा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है कि एक ही बंदा सिर्फ कार्य करे तो सफलता की तरफ उद्देश्य हो जाता है। पर अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो और उनको अटैक करके अच्छी तरह से करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इकट्ठे होके, एकत्रित होके प्रॉब्लम्स को अटैक करना पड़ेगा। तो ये जो एक कार्यक्रम है PhD का प्रोग्राम, वो I3C के तहत हमारा उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट बहुत पहले से ही इस चीज़ को ज्ञातित हो जाए कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप इकट्ठे मिल के एक थीसिस बनाएं,
अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स करें, अलग अलग चीज़ें संभावित हो सकती हैं इसमें। CSIR की तर्ज पे 1 लैब 1 वीक के तहत यहाँ भी 1 इंस्टीट्यूट 1 मंथ का कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे जो तकनीकी है वो दूसरे संस्थानों में हस्तांतरण हो और ज्ञान का आदान प्रदान होने से राष्ट्र के विकास में गति मिले। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? CSIR ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया 1 वीक 1 लैब, और उनके 37 लेबॉर्टरीज थे, तो ये वहाँ से हमारा भी यही एक आइडिया है कि किस तरह हम 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट को हाईलाइट करते रहें। तो ये एक तरह से तरीका है कि किस तरह सब लोग इकट्ठे जुड़ के एक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम के थ्रू अलग अलग चीज़ें SNT के इसमें कर सकते हैं। तो ये तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले, जिनका मानना है कि DBT हैंडबुक और ब्रिक PhD कार्यक्रम की लॉन्चिंग से एको जहां जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हो रहे कामों की जानकारी देश और दुनिया को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंत्री की पहल से शुरू किए जा रहे 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के जरिए तकनीकी हस्तांतरण में अन्य सहयोग और संस्थानों के समावेशन होने से, तकनीकी का आपस में आदान प्रदान होने से ज्ञान का भी विस्तार होगा। मेरे सगी कैमरामैन विशु बंधु और श्रीनिवास के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी संघर्ष विराम की फिर से एक बार चर्चा हो रही है। युद्ध विराम को लेकर कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बना हुआ है। कतर ने कहा है कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बंधकों के संबंध में समझौते की सामान्य रूपरेखा के संबंध में हमास से जवाब मिला है। जवाब में कुछ टिप्पणियां शामिल हैं, लेकिन आमतौर पर ये सकारात्मक है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने हमास ने कहा है कि उसने गाजा के लिए प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर अपना जवाब दे दिया है, जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हमास की प्रतिक्रिया का गहन आकलन किया जा रहा है। इस बीच इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि गाजा में रखे गए शेष बंधकों में से 31 को मृत घोषित कर दिया गया है। इजराइल ने पहले कहा था कि गाजा में 136 बंधकों को अभी भी रखा जा रहा है। और अमेरिका में संसदीय चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को 2020 के उस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उन पर चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि उन्हें मुकदमे से कानूनी प्रतिरक्षा है। कानूनी प्रतिरक्षा दरअसल एक ऐसी कानूनी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति या फिर संस्था को कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। बीते कुछ महीनों में ऐसा फैसला दूसरी बार आया है जब न्यायाधीशों ने ट्रंप की कानूनी प्रतिरक्षा की दलीलों को ठुकरा दिया है। संघीय अपीलीय अदालत ने माना है कि व्हाइट हाउस में 6 जनवरी 2021 को किए गए कृत्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस दिन ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। संघीय अपीलीय अदालतें जिला अदालतों के फैसलों की समीक्षा करते हैं और तय करते हैं कि वो फैसले सही थे या नहीं। और चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति और 3 अन्य लोगों को लेकर जा रहा था जो कि दक्षिणी चिली की एक झील में गिर गया। बचाव कर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद पूर्व राष्ट्रपति को मृत घोषित किया गया और अन्य 3 यात्री बच गए। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जबकि पूर्व नेता के लिए राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, जिन्होंने 2010 और 2022 के बीच लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा की। उनके देश में शोक हुआ और पूरे लैटिन अमेरिका के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। और पाकिस्तान में कल चुनाव होने वाला है। पिछले राष्ट्रीय चुनावों के विजेता और लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय सुर्खियों में हैं। इमरान खान और एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टियां मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। जेल में होने और कानूनी मामलों में उनकी पार्टी के खत्म होने के बावजूद इमरान खान और उनके उम्मीदवार स्वतंत्र मंच पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में बंद इमरान खान के लाखों समर्थक उनके और उनकी पार्टी पर सैन्य समर्थित कार्रवाई के बावजूद उनके पीछे रैली करना चाह रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि 2018 में पिछले चुनाव में इमरान खान को प्राथमिकता देने के बाद इस बार नवाज शरीफ को जनरलों का समर्थन मिल रहा है।
अब खबर खेल की। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराने में सफलता पाई। 245 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय 32 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि इसके बाद भारतीय कप्तान उदित सहारन और सचिन दास ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। 5वें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच 171 रनों की साझेदारी हुई। सचिन दास दुर्भाग्यशाली रहे और 96 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 2 विकेट जल्दी ही गिर गए। हालांकि उदित सहारन ने एक छोर संभाले रखा और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। जब स्कोर बराबर था तब सहारन 81 रन बनाकर आउट हो गए। राज लिम्बानी ने चौका लगाया और टीम को 2 विकेट से जीत दिला दी। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका को 23 के स्कोर पर पहला झटका लगा। राज लिम्बानी ने स्टीव स्टॉक को 14 रन पर आउट किया। डेविड टीगर को 0 पर लिम्बानी ने बोल्ड किया। लेवान रे प्रेटोरियस ने रिचर्ड के साथ मिलकर पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। प्रेटोरियस ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। वो 76 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में मुशीर खान की गेंद पर आउट हुए। रिचर्ड ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक जड़ा। वो 64 रन बनाकर आउट हुए। अफ्रीकी टीम ने इस तरह 50 ओवर में 7 विकेट पर 244 रन बनाए। भारत की तरफ से राज लिम्बानी ने 3 और मुशीर खान ने 2 विकेट लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।